नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी एनालिसिस लाते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले 4 अक्टूबर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के बारे में। तो जैसा कि स्टूडेंटों ने बताया उस हिसाब से जो पेपर काफी डाइवर्सिफाइड था। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन ज्यादा थे, ठीक है, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट टू हाई था, ठीक है, यानी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था। यदि आपने करंट और स्टैटिक जितनी भी थियरी अच्छे से नहीं पढ़ी है, ठीक है, अच्छे से समझी नहीं है, तो क्वेश्चन के सही आंसर टिक करने में दिक्कत आ रही थी। हालांकि डिफिकल्टी लेवल मीडियम टू हाई है, तो चांसेस देखने जाए तो 100 कट ऑफ 100 के आसपास रहने के चांस ज्यादा है। यदि जिन भी बच्चों ने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दिया है, ठीक है, उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है। जो पॉलिटी से क्वेश्चन थे, बच्चों ने जैसे बताया स्टैटिक बेस ज्यादा थे, ठीक है, तो यदि आप लक्ष्मीकांत बुक अच्छे से पढ़ी हो और एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ी हो, तब भी आप उसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर इजीली आप टिक कर सकते हो, तो बच्चों के लिए फायदेमंद रहा। यदि आपने डीपीएसपी अच्छे से किया हो, फंडामेंटल राइट्स की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी हो, करंट में जो जो भी पॉइंट चल रहे थे उसकी इंफॉर्मेशन हो, तो आपके लिए वो अच्छा है। दूसरी में एडिशनल इंफॉर्मेशन बताऊं तो जैसे कि अभी 20 या 22-25 दिनों में ही यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। जो बच्चे को लगता है कि किसी भी, देखिए अभी कोई, देखिए दो चीजें हैं, कोई भी व्यक्ति वो कौन से सब्जेक्ट का टीचर है और वो कैसे जो सारी क्वेश्चन है उसका आंसर देखता है, उसके ऊपर डिपेंड है। काफी सारे बच्चों ने बताया, सर एक इंस्टीट्यूट बता रही है कि जियोग्राफी से इतने क्वेश्चन आए, दूसरी बता रही इकोनॉमी से इतने क्वेश्चन आए, उसमें डिफरेंस है। तो उसके डिफरेंस होने का रीजन यही है कि मान लो कि भाई कोई पॉलिटी वाला टीचर है, तो वो देखेगा कि भाई ये जो भी कोई क्वेश्चन है, भले इकोनॉमी बेस है लेकिन पॉलिटी से रिलेटेड है, तो वो टीचर उसको पॉलिटी क्वेश्चन गिनेगा। जो टीचर इकोनॉमी पढ़ा रहे होंगे वो पॉलिटी के क्वेश्चन को इकोनॉमी में गिनेंगे, क्योंकि उसमें इकोनॉमिकल पॉइंट भी पूछा होगा, करंट बेस। तो इस प्रकार से अभी कोई एग्रीकल्चर को इकोनॉमी में रखता है, यदि कोई टीचर इकोनॉमी पढ़ा रहा है, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर पढ़ा रहा है, तो कोई जियोग्राफी में रखता है, तो उसी हिसाब से बाइफर्केशन चलता रहता है, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन तो 100 के 100 ही रहेंगे, चाहे 10 इधर रहे या 10 उधर। जो मेन है वो है आंसर की से देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट जब भी कोई आंसर की निकालता है तो उसमें 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें यूपीएससी हर बार अपना अलग एक व्यू लेके आता है, ठीक है। तो यूपीएससी या तो एनसीईआरटी देखता है, या तो कोई बुक देखता है, या ऑनलाइन कोई सोर्स देखता है। अब यूपीएससी अपना जो फाइनल आंसर की है वो किस बेस पे बनाती है उस पर डिपेंड रहता है, तो उससे ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। यदि आपके 50 या 60 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मान लीजिए यदि फेल भी होते हैं तो उसमें कोई भी निराश होने की बात नहीं है, वो अगले साल काम आएगी। अभी आप फिर से लैंग्वेज पेपर और ऑप्शनल पेपर से अपना फोकस शुरू कर सकते हैं। रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए, अभी से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि जो भी मेहनत करते हैं वो कभी विफल नहीं जाती, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया, आपको भी एग्जाम कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जैसे कि करंट अफेयर का रोल तो था ही, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो जो करंट अफेयर करवाए, ठीक है, वहीं से आया। सियाचिन ग्लेशियर की बात हो, फिर ये अपने वैक्सीन वाला टॉपिक हो, या दूसरे ये G20 कंट्री वाला टॉपिक हो, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि करंट में मैंने जो करवाया वहां से क्वेश्चन आया। ये लोग 2 साल का, इस साल में मैं बात करूं तो 2 साल का करंट अफेयर इन लोगों ने कवर किया हुआ था 2020 के प्रीलिम्स में रिजल्ट में। हालांकि कोविड-19 से जुड़ा, कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ा एक भी क्वेश्चन आया नहीं, उस कंटेक्स्ट में दूसरे क्वेश्चन आए। और सेम जो भी अभी फार्म बिल पे चल रहा था, तो फार्म बिल पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, जबकि ऐसा सोचा जा रहा था कि वहां से क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक है, वहां से नहीं आए, लेकिन एग्रीकल्चर के बाकी जो बेसिक पॉइंट है वहां से क्वेश्चन आए। तो संडे का जो सेशन रहता है अपना, संडे का सेशन रहता है साइंस इन टेक का क्वेश्चन, ठीक है, वहां से अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाओ। तो साइंस इन टेक वाले जितने भी क्वेश्चन आए थे, 10 या 11 क्वेश्चन थे, सभी करंट बेस्ड क्वेश्चन थे, जो आपको वैसे तो प्रिपेयर करना ही है, लेकिन यदि आप करंट में उसको कंटिन्यू स्टडी करते रहते तो आपके लिए वो फायदेमंद रहता है। अब कब कहाँ से पूछे उसका कहना मुश्किल है। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं जो आज के जो टॉपिक आया है उस टॉपिक के बारे में। तो पहला फिर से है कोविड-19 की जो भी जेनेटिकल है उसके बारे में, तो काफी सारे डिस्कस किए हुए, तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट है, यह इम्प्लिसिट
पैटर्न। अभी ये क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाई कोई भी जो पैटर्न है नेचर की, तो उसको जो भी कोई आइडेंटिफाई कर लेता है, जिसके पास ऐसी पावर होती है, जहाँ पे जैसे ये भाई साहब अपना जैसे हाथ खोल के जो बता रहे हैं, यानी उनके पास ऐसी स्पेशल पावर है कि जो कोई पर्टिकुलर पैटर्न होती है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं बिना किसी सोर्स, बिना किसी रेफरेंस के। यानी ये अपने आप से अंदर से ही उनको पैटर्न पता चल जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्स के दूसरे भी जो पैटर्न है वो जान सकते हैं। तो ये अपने लिए अच्छा होगा यदि हम यूनिवर्स की जो पैटर्न है, ठीक है, कोई भी, तो उसको हम पहचाने तो ये अच्छा है। तो ये एक डिवाइन है, ठीक है, आध्यात्मिक पावर है जिसके पास है उसके लिए। दूसरी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, यहाँ पे वो आई है प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर। अभी यहाँ पे कहा क्या जा रहा है वो डिटेल में बात करते हैं। देखिए काफी टाइम से हम डेली करंट अफेयर एनालिसिस करते हैं, तो उसमें कुछ कुछ बच्चे क्वेश्चन करते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन प्रिपरेशन बेस्ड होते हैं, तो उसकी मैं इन्फॉर्मेशन अलग से प्रोवाइड करता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर साइंस एंड टेक में इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना कोई क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है, इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन में कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। उनको मैं बता दूं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शॉर्ट होती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ठीक है, द हिंदू के न्यूज़पेपर से, वो आपको जो मेन चीज है वही हाईलाइट करके दिखा रहा है, इसलिए इतनी छोटी सी है। वरना आप इसका जो आर्टिकल होता है, जो साइंस इन टेक में पब्लिश होता रहता है, जो साइंस मैगजीन है वहां पे पब्लिश होता है, जो रिसर्च है वहां पे पब्लिश होता है आर्टिकल के स्वरूप में, तो वहां पे उन लोगों ने काफी सारा डेटा रखा हुआ होता है, काफी सारी थीसिस की एनालिसिस वहां पे होती है। लेकिन वो सभी यहाँ पे तो नहीं दे सकते, ठीक है, डिटेल में आज ये किया कल वो किया। तो वो लोग क्या करते हैं, उन पूरी डिटेल में से जो मेन चीज है, जो कि आपको पता होनी चाहिए, जिसको हम वन लाइनर के रूप में देखेंगे, तो उसको ही यहाँ पे बताया जाता है, ताकि आपको पता चले कौन सी रिसर्च पे क्या बात हुई है। इसी बेस पे मान लो यहाँ से प्रीलिम्स के लिए कोई सेंटेंस या कोई मेक द करेक्ट करके आपको पूछ ले, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। करंट से बेस हो या थियरी बेस हो, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक चीज आपको पता होगी, जो प्लास्टिक है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक का जो है उसको डाइजेशन को लेके, वो डिग्रेड नहीं हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज, प्लास्टिक में भी जो रिसाइकेबल प्लास्टिक है उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। जो रिसाइकेबल प्लास्टिक नहीं है, जैसे प्लास्टिक बोतल है, ठीक है, जो पतली माइक्रो की जो थैलियां होती है, वो सारी चीजें, जिसकी वजह से भूमि वाटर पोल्यूशन होता है, तो उसको डाइजेस्ट इजीली नहीं करवाया जा सकता। और वो उसको अगर जमीन के अंदर भी गाड़ दे, तब भी वैसे की ऐसी रहेगी जैसी कंडीशन में होती है। लेकिन इसके कारण जो डाइजेस्टिव होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डाइजेस्ट करते हैं नॉर्मली प्लास्टिक को, तो वहां पे क्या बताया गया है, उनमें से दो एंजाइम निकाले गए हैं, जैसे कि ये पीईटीएस और एमएचईटीएस, ठीक है। ये दो एंजाइम का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो प्लास्टिक का डाइजेशन है, ठीक है, वो 6 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। पीटीएस और एमएचईटीएस का यदि इस्तेमाल किए करने लगे, तो ये प्लास्टिक जो वेस्ट है उसका डाइजेशन फास्ट हो सकता है। तो आपको ये दो एंजाइम याद रखने हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लास्टिक को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, उनमें से आइसोलेशन किया गया है, और उनका उपयोग यदि प्लास्टिक के डाइजेशन में किया जाए, तो जो डाइजेशन है वो 6 टाइम बढ़ जाता है। दूसरी एक इंफॉर्मेशन आई है, वो है आर्कटिक वार्मिंग के ऊपर, ठीक है। आर्कटिक आइस पिघलने के जो बात थी, वो मैंने आपको क्लाइमेट चेंज में एक बार डिटेल में डिस्कस की हुई थी, ठीक है। इसके मल्टीपल रीजन है, तो उसमें से एक रीजन बताया गया है कि अभी जो है, जो आर्कटिक की जो आइस है उसके पिघलने का कारण है, वो है एरोसोल, एरोसोल पार्टिकल फॉर्मेशन। अब समझिए, यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में नहीं दी गई है, मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ क्या क्या चीजें। एरोसोल पार्टिकल यानी हवा में से पार्टिकल रहेंगे जिसका नेचर हाइग्रोस्कोपिक होगा। हाइग्रोस्कोपिक यानी जो साइंस के स्टूडेंट है उनको पता होगा, जो भी चीज पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं हवा में, उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, उसको हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोलते हैं। ऐसे काफी सारी चीजें, जैसे कि आपको पता होगा, यदि आपने चीनी हवा में खुली छोड़ी हुई है, ठीक है, तो पानी एब्जॉर्ब करके थोड़ी गल जाती है। तो उसी प्रकार से ऐसे जो एरोसोल पार्टिकल होते हैं, वो होते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो ये क्या करते हैं, ये हवा में से जितना भी पानी के मोलिक्यूल है, वाटर मोलिक्यूल है, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये लोग अटैच हो जाते हैं। सारे एरोसोल पार्टिकल है, एक तो वाटर एब्जॉर्ब किया, फिर सारे अटैच हो गए। इससे क्या होता है, इससे क्लाउड फॉर्मेशन होता है। यानी मान लो यहाँ पे जैसे आइस है, ये आर्कटिक रीजन है, तो यहाँ पे ऐसे क्लाउड प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है, ये पूरा एरिया है, यहाँ पे क्लाउडी क्लाउडी हो जाएगा, जिसका बनने का कारण क्या है,
जिसका बनने का कारण है ये वाले जो एरोसोल पार्टिकल है वो यहाँ पे क्लाउड बन गया। अब ये सारी बर्फ है, आप मान के चले यहाँ पे सारी बर्फ है, ये आर्कटिक वाली बर्फ रेंज है, ठीक है। तो ये जो आर्कटिक बर्फ है सारी वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे कहा क्या गया है रिसर्च में कि मान लो कि जो भी सनलाइट के थ्रू यहाँ से लाइटें आती, ठीक है, इन बर्फ के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, वो बिना एब्जॉर्ब किए सारी जो भी रेडिएशन होगी, ठीक है, इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। कहाँ पे? उसको एनवायरमेंट में ट्रांसप्लांट कर देंगे, फिर से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा क्या गया है कि जैसे कि यहाँ से आती है सनलाइट, इधर से आ रही है सनलाइट, ठीक है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, ये आर्कटिक ओशन की बर्फ है, तो इसको ट्रांसमिट कर देती है फिर से एनवायरमेंट में। लेकिन ये क्लाउड होने की वजह से ये जो ट्रांसमिट होना चाहिए, हवा में चली जानी चाहिए, जो भी वहां में गर्मी, वो जाती नहीं है और यहाँ पे लॉक हो जाती है। इस रीजन में क्या हो जाती है, वो इस रीजन में लॉक हो जाती है, ठीक है। लॉक होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे लॉक हो जाने की वजह से ये जो पूरा एरिया है बर्फ वाला और ये सारा एरिया ये वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के कारण ये बर्फ पिघलने लगती है, ठीक है। बर्फ पिघलती है तो हमने देखा आर्कटिक की जो आइस है वो पिघलने लगेगी, तो सी लेवल राइज हो जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की गई है। उससे आगे इंफॉर्मेशन की मैं आपसे डिटेल में चर्चा करता हूँ। तो ये फिर से आया है जो सन है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को लेके, और कुछ चीजें हैं जो एडिशनली मैं आपको बताऊंगा जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे कहा क्या गया है कि भाई किसी भी कारणवश, ठीक है, सन का अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड अच्छा है, उसमें से कभी कभी क्या होता है, या स्वयं फायर या दूसरे किसी भी कारणवश सन में से कुछ पार्टिकल है सौरमंडल में फ्री हो जाते हैं, ठीक है, उनका मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाते हैं, तो वो पृथ्वी की ओर आते हैं या दूसरी किसी ओर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो पार्टिकल होते हैं वो हो सके कि जो अर्थ है उसके लिए हानिकारक हो, ठीक है, तो उससे बचाने का काम पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करती है। मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या, यानी आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, यहाँ पे जो मैग्नेट है, ठीक है, इसका मान लो यहाँ पे एन सिरा है और यहाँ पे एल सिरा है, तो यहाँ पे उस मैग्नेट के आसपास यदि आप जो भी लोहे का डस्ट है वो करोगे, तो उसको आप देखोगे इस प्रकार से वहां पे क्या ऐसे फील्ड प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल जैसे हम काफी सारी जगहों पे करते हैं, ऐसी फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिखती नहीं है हमें लेकिन होती है। ये देखने के लिए अगर मैग्नेट के आसपास हम जो भी कोई आयरन डस्ट है वो यदि लगाते हैं तो आप इजीली देख सकते हैं। सेम पृथ्वी की भी होती है, ठीक है, सेम सन की भी होती है। सन की कुछ ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए तो पृथ्वी और बाकी सारे जो ग्रह उसकी मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं। लेकिन जो सूर्य के अंदर के पार्टिकल है, ठीक है, वो किसी कारणवश यदि उनकी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाते हैं तो वो सौरमंडल में घूमने लगते हैं, वो सब जगह फैलने लगते हैं, और फैलने के साथ साथ जो सबसे बड़ी है कि प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है उसको बचाती है। तो थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है, जो बातें पता होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की, और यदि साइंस के अंदर आप ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो तो आइए आप पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं, यहाँ पे नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है मैंग्रोव है उसको लेके। मैंग्रोव के बारे में क्या बताया जाए उसकी मैं डिटेल में डिस्कशन आपसे कर लेता हूँ। एक चीज, जब कभी भी मैंग्रोव की बात आएगी तो आपको जो सुंदरवन है, ठीक है, उसकी याद आएगी। दूसरा, मैंग्रोव का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है, मैंग्रोव का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे आपको पता होगा कि सुनामी के टाइम जो बड़ी बड़ी वेव्स आती है, ठीक है, समुद्र से, तो उसको उससे जो भी कोई कोस्टल एरिया है उसको बचाने के काम मैंग्रोव करती है। मैंग्रोव क्या होती है, वो पानी उसके जो जड़ है, ठीक है, मूल है, वो काफी अंदर तक फैले हुए होते हैं, जिससे इतनी बड़ी पावर का मैंग्रोव पे कोई इफेक्ट होता नहीं है। इसके लिए सर्वाइव करने के लिए या फैलने के लिए सलाइन वाटर होना जरूरी है, इसलिए ये सी एरिया में ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक रिसर्च की गई है कि जो हुगली रिवर है, ठीक है, हुगली रिवर आप देख लेना कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पे जाती है। ये अभी कलकत्ता सिटी बेस आया है, ठीक है, कलकत्ता सिटी तो आपको सभी को पता होगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। तो अभी यहाँ पे महत्वपूर्ण है जो हुगली नदी है वो आप देख लेना। यहाँ पे क्या बताया गया है कि हुगली नदी के अंदर, यानी मान लो कि भाई पहले जो भी कोई सी एरिया है, यानी जो नमकीन पानी है, ठीक है, वहां पे मैंग्रोव होती थी। अभी ये क्या बता रहा है कि जो हुगली रिवर है, ठीक है, उसके पास भी मैंग्रोव ग्रो हो रही है, यानी ये अपने जो स्थान है उससे आगे बढ़ रही है। अब आपको लगेगा आगे बढ़ रही है तो अच्छा है, अच्छा नहीं है, अच्छा ना होने का काफी रीजन है, वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा, मैंग्रोव का टॉपिक आपको अलग से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये मैंग्रोव आपको हेल्पफुल होंगे जियोग्राफी पोर्शन में, वहां पे आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करना होगा।
तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई मैंग्रोव्स को ग्रो होने के लिए जो भी कोई समुद्र का पानी, ठीक है, वो चाहिए, सॉल्टी पानी चाहिए, वहां पे वो ग्रो करेंगे और उसी कंडीशन में वो ग्रो होते हैं। वो मीठे पानी में जो रिवर की मीठा पानी है, ठीक है, वहां पे ग्रो होते नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि भाई ये यदि ये जहाँ पे उनको सी वाटर लग रहा है, ठीक है, उस एरिया को छोड़ के यदि वो दूसरे एरिया में आगे बढ़ रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी मैंग्रोव है उसको या तो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे नमकीन पानी, सैलिनिटी वाला पानी, वो मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो सी वाटर है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिवर है उसमें पेनिट्रेट हो रहा है, या तो रिवर का इस जो एरिया है वहां पे दूसरी जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे काफी सारे रीजन बताए गए यहाँ पे भाई डेवलप होने के लिए जो भी उनको कंडीशन चाहिए, जैसे सॉल्टी पानी या कुछ भी, तो वो रिवर के पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, जो कोई पॉल्यूशन वहां पे छोड़ता है कि जो टाइड वाला जो पानी का, ठीक है, जो कि सलाइन है, जो समुद्र का पानी, वही पानी वही एटमोस्फियर उनको हुगली रिवर में भी मिल रहा है, इसलिए जो मैंग्रोव है वो आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है, जो कि होना चाहिए नहीं। इसको आप क्लाइमेट चेंज के लिए भी बोल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए कि भाई जो भी कोई मैंग्रोव है, ठीक है, मैंग्रोव माइग्रेशन को लेके तो रीजन क्या है, तो ये कुछ कुछ चीजें वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि भाई कुछ कंडीशन में मैंग्रोव ग्रो करते हैं, वो माइग्रेशन कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरी डिटेल में बताई गई, तो आप देख लेना। फिर यहाँ पे फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में। एक चीज आपको पता होगी कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो जो भी एरिया में कंटिन्यूस जो भी कोविड-19 के लिए टेस्ट हो रही है, तो वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट होती है। दूसरी चीज, एक इन्फॉर्मेशन और मैंने देखी थी कि यहाँ पे सैंपल जहाँ से भी लिया जाए वहां से, नाक से लिया जाए तो नाक से, और मुंह से लिया जाए तो मुंह से, ये जो सैंपल लेंगे उस सैंपल का एक किट आएगी, उसके ऊपर टेस्ट करेंगे 10 से 15 मिनट में क्या हो जाएगा, टेस्ट है उसका रिजल्ट आएगा, यानी ये क्विक है, दूसरा ये चीप है, ठीक है, और काफी टाइम लेस है, कम टाइम में फटाफट टेस्ट दे देता है, और ये कन्वेंशनल है, यानी आप ढेर सारे लोगों का एक साथ टेस्ट करना, तो आप आरटी-पीसीआर नहीं कर सकते हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला जो है वो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, जबकि जो रैपिड टेस्ट है वो आप फटाफट कर सकते हो। उसके बाद जो भी कोई डॉक्टर वहां पे प्रेजेंट होगा वो आपको डायग्नोस करेगा आपके बुखार आ रहा है कि नहीं, सर्दी खांसी जुकाम है कि नहीं, इन्फेक्शन है तो कितना है, स्प्रेडिंग के चांस कितने हैं, सारी चीजें हैं वो आपको देखेगा। उसके बाद आपका ट्रीटमेंट जो भी है, ठीक है, जो भी मेडिसिन अभी अवेलेबल है, हालांकि कार्य नहीं करती लेकिन आपके सिम्टम्स को रिड्यूस करती है, कोरोना वायरस का जो स्प्रेडिंग है उसको रिड्यूस करती है। तो हमने आप डिटेल में जो रैपिड टेस्ट है वो डिस्कस की हुई है, आरटी-पीसीआर है वो डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो अभी ज्यादा नहीं करेंगे, बाकी सब इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट है तो आप पुराने जो भी करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर नई जो रिसर्च है, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जो यूपीएससी फिल्म 2020 हुई उसके काफी सारी मुझे बातें पता है, वो मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा, लेकिन उसके टाइम के अनुसार, ठीक है, अभी पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी जैसा भी कोई बच्चा अभी एग्जाम दे के आया है तो थोड़ा रिलैक्स करिए, 1-2 दिन ही, ज्यादा नहीं, फिर एक एक हफ्ता करके एक एक महीना रिलैक्स नहीं करना है, थोड़ा रिलैक्स करे, सारी इन्फॉर्मेशन देके जब माहौल ठंडा हो जाए, ठीक है। अभी क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं उनकी मेंटल कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं होती, क्योंकि सभी की एग्जाम अच्छी नहीं की, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट लेवल था, ठीक है, उसमें यानी कोई टीचर है तो उसके लिए वो डिफिकल्ट नहीं रहता, लेकिन स्टूडेंट के लिए वो डिफिकल्ट रहता। तो अभी उस कंडीशन के बारे में ज्यादा बात डिटेल में नहीं करेंगे, फिर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन है बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अर्थक्वेक स्वाम है उसके ऊपर, ठीक है। मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना ही, प्रिपेयर करना ही है, जो मेन मेन चीजें वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि बेसिक कैलिफोर्निया के ऊपर यहाँ पे क्या बताया गया, ये जो तीव्रता है वो आप याद रखिएगा, 2.5 टू 4.9, ये जो अर्थक्वेक की तीव्रता है, ठीक है। इस तीव्रता में क्या होता है जनरली, एक मैं नॉर्मल कंडीशन की आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहां पे अर्थक्वेक आता है, तो मान लो इस बिंदु से अर्थक्वेक है वो आ रहा है, ठीक है, यहाँ से, तो आने से पहले जैसे आप कोई भी इस एरिया में कोई भी व्यक्ति है, यहाँ पे यदि कोई भी व्यक्ति है, तो ये यहाँ से कैसे आता है, यहाँ से सर्कल फॉर्म में आता है, इसे सर्कल फॉर्म में आता है, ठीक है। जैसे पानी में हम देखते हैं ना कोई पत्थर डाले तो कैसे घूम घूम के आता है, उस प्रकार से यहाँ से, मैं चित्रकार में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, आप समझ गए होंगे, उस प्रकार से ये वेव के स्वरूप में आता है। तो पहले क्या होता है, पहले धीरे धीरे अपने को कंपन महसूस होता है, फिर एक साथ पूरा महसूस होता है, फिर कम महसूस होता है, जैसे जैसे इस प्रकार से आगे बढ़ते वेव्स उस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि भाई अर्थक्वेक तो आते हैं,
ठीक है। लेकिन बड़ा अर्थक्वेक नहीं आता है, छोटे-छोटे जो 2.5 या और 4.9 है, यानी शुरुआत के दौर में जो कंपन होता है, ठीक है, अर्थक्वेक आने से पहले, उस रेंज में कंटिन्यूअस क्या होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं। तो इसको कहते हैं जो अर्थक्वेक स्वयं, बराबर। अभी आप क्या करेंगे, जो भी जियोग्राफी बेस कोई टीचर होगा उसने देख लिया तो वो सोचेगा कि भाई इस बेस पे थियोरेटिकल पोर्शन पे पूछा जा सकता है तो पूछ लेगा, ठीक है। हो सके 2021 में ना पूछे, 2022 में पूछे, तो आप वही सोचोगे यार अभी एग्जाम से पहले 2 साल का करंट अफेयर कौन कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि जब भी ये कोई करंट अफेयर में टॉपिक आता है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, यदि वो एनसीईआरटी या जीएस में आपका टॉपिक कवर होना होता है, आपको वहां पे वो पढ़ लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, वो जो थ्योरी है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और ये करंट का टॉपिक है उसमें भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई है तो आप वहां पे ऐड कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछी जाए, ठीक है, आप उसका अच्छे से आंसर कर सके और सारी चीजें पता हो। जबकि किसी को यही ना पता हो अर्थक्वेक स्वयं क्या है, कैलिफोर्निया एरिया में आता है या उसमें क्या होता है, नॉर्मल अर्थक्वेक में क्या होता है, तो ठीक से आंसर नहीं दे पाएंगे। तो सोचेंगे यार क्या करेंगे, कितना करंट अफेयर देखेंगे। आपको ऐसा नहीं करना, आपको पर डे करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, और उसमें जो भी कोई टॉपिक आते हैं जीएस या एनसीईआरटी बेस्ड, वो आपको प्रिपेयर कर लेना है, ताकि जब कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से लिख सके। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए यदि जरूरी होगा तो हमें स्पेशल क्लास के अंदर ये जो अर्थक्वेक वाला जो टॉपिक है, ठीक है, वो पूरा हम कवर कर लेंगे। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे वार्म कोविड-19 वैक्सीन की, ठीक है। देखिए यूपीएससी वाले बहुत समझदार हैं, समझदार कैसे वो मैं बताता हूँ। जैसे अभी हम कंटिन्यूस मार्च महीने से देखें तो डेली बेस पे कोरोना वायरस वैक्सीन को लेके, कोरोना वायरस को लेके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। तो यूपीएससी वालों को भी पता है अभी एग्जाम आ रही है, एग्जाम डेट पास में है, तो बच्चे एक्टिवली तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, करंट अफेयर की। तो उस एरिया से ना पूछते हुए उन्होंने पिछले साल जो हो गया था, ठीक है, वैक्सीन को लेके, प्रोमनेटिक वैक्सीन को लेके, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ ली। तो आपको याद रखना है जो करंट में टॉपिक चल रहा है उस रिलेवेंट कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप की, तो उस टॉपिक पे उस हाइपरसोनिक का ना पूछते हुए वो आपको दूसरे किसी टॉपिक जो पुराना है वहां से पूछ लेंगे, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल पूछ लेंगे, या क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल में जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ पूछ लेंगे। इससे जरूरी नहीं है जो करंट में चल रहा है वही पूछे, उसके संदर्भ में दूसरा कोई भी है तो पूछ लेते हैं। अभी यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, मैं पूरा आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ लेना, ठीक है, काफी इन्फॉर्मेटिव है। मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ वैक्सीन क्या है टाइप के हिसाब से। एक है वार्म वैक्सीन, दूसरा होता है कोल्ड वैक्सीन। दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिए। वार्म यानी 37 डिग्री समझना है, ठीक है, इससे फिर ज्यादा नहीं, यानी रूम टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर के इक्वल। कोल्ड वैक्सीन क्या होती है कि भाई मान लो कोई भी वैक्सीन डेवलप की है, ठीक है, उसको कोल्ड कंडीशन में रखना है, उसको आपको वार्म कंडीशन में रखोगे, ठीक है, गर्म एरिया में रखोगे तो उसकी जो इफेक्ट होगी वो चली जाएगी। जिस भी फैमिली में उनके पेरेंट्स या दादा दादी या कोई भी इंसान अगर ग्लूकोज के इंजेक्शन ले रहे हैं, ग्लूकोज के यानी इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा है, उनको पता होगा कि उनके इंजेक्शन को उनको फ्रीज में रखना है, और नहीं रखना है तो उसको ठंडे पानी में रखना है, लेकिन ओपनली नहीं रखना है, ठीक है। ओपन में रखने से उसकी जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगी, ये लगभग सभी को पता होगा। तो उसमें उस कॉन्सेप्ट सेम है जो कोल्ड वैक्सीन होते हैं उनके लिए, उनको ठंडे जो रिक्वायरमेंट है वहां पे रखना है। और दूसरा होता है वार्म वैक्सीन, यानी ये क्या है कि भाई एक बार वैक्सीन डेवलप हो गई, ठीक है, उसको आप ठंडे कंडीशन में रखे हो, लेकिन उसको आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रखो, ठीक है, और गर्म भी हो जाए तब भी उसको इतना इफेक्ट होता नहीं है जितना कोल्ड वैक्सीन में होता है। तो ये मोटा मोटा जो डिफरेंस है वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है, मेन चीज जो है वो मैंने आपको बता दी। फिर एक अभी जो आया है वो है अटल टनल के बारे में, तो ये देख लेते हैं। ये सिचुएटेड है जो शिमला मनाली है, ठीक है, मनाली के ऊपर में रोहतांग एरिया है वहां पे, जो कि जो सबसे हाइट पे 10,000 मीटर की हाइट पे सिचुएटेड है, ठीक है, इतनी हाइट पे और कोई है नहीं। और पूछा क्या जा सकता है, जैसे आपको जियोग्राफिकल एरिया देख लेना है कि कहाँ पे सिचुएटेड है और किस किस एरिया को जोड़ता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। मनाली के ऊपर जो रोहतांग एरिया है और मनाली जो वैली है उन दोनों को कनेक्ट करने का ये काम करेगा। तो इसमें ऐसा नहीं पूछ सकते भाई इसके उद्घाटन के लिए कौन आया था, ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जो महत्वपूर्ण होते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन, या इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, सबसे लंबी कौन सी है, सबसे हाइट पे कौन सी है, ठीक है, तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आप पूरा तैयार नहीं कर सकते हो, लेकिन जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करना चाहता था।
ठीक है, वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा और 2020 के पेपर सॉल्यूशन के लिए रेडी रहिएगा, उसका भी मैं पेपर सॉल्यूशन आपसे करवाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।